हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैसेज दलित यादव पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 पे पहुँच चुके हैं, जिसमें हम पिछले 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और जिस भी भाई बहन ने अभी तक नहीं देखे, अगर आज आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी ईजिली पढ़ सकें। और जिसने भी अभी तक वो पिछले 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप पहले वो जाके देख लें, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी बेसिक से पढ़ाया है और ईजी वे में समझाते हुए आगे बढ़े हैं। अब जो प्रैक्टिस सेट हैं इन पे हमारा फोकस ये हो रहा है कि अगर हमारे पास एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे कंडक्ट करें, कैसे अटैम्प्ट करें उसे हम। ठीक है, तो हम इसमें साथ साथ बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स सीख रहे हैं, शॉर्ट मेथड सीख रहे हैं। और जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल हुआ, रिमाइंडर थ्योरम हुई या यूनिट डिजिट हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें लगा के देखते हैं कि हाँ यहाँ इससे हमारा आंसर अगर आ रहा है तो ईजी वे में आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर हमसे नहीं जानता है कि हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन करें। वो क्वेश्चन तो हमें बड़ा दे देगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे हिंट देगा ताकि हम अपने आंसर से इजीली 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड में पहुंच जाएं। अब वो क्या होता है, वही डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। वो चीज़ आपको तभी टच करेगी दिमाग में जब आप काफ़ी प्रैक्टिस उस टाइप के क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपके दिमाग में वो चीज़ टच कर जाएगी एग्जाम में, नहीं। जब बार बार हम उस चीज़ों को पढ़ेंगे और हमें लगेगा ये शॉर्ट तरीका भी हो सकता है, तो वो दिमाग में हमारे रहेगा और जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमें लगेगा हाँ यहाँ से भी हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर आपका हुआ था 2 दिसंबर 2021 को, शिफ्ट नंबर 3 में कंडक्ट। ठीक है, तो ये 2021 के अभी तक हमने सारे पेपर सॉल्व किए हैं। 21वां आज हम सॉल्व करने वाले हैं और 2017 के भी हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसके बाद बीच बीच में लगाएंगे 2017 के कमी है सेट, तो हम वो भी लगा लेंगे और देखेंगे आप कैसी टफ टफ क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी है, उनको हम कैसे ईजिली कर पा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें यहाँ से हमारे इस प्रैक्टिस सेट का जो मेन रोल होने वाला वही होने वाला है कि हम कैलकुलेशन कैसे बचें, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जिसमें गुणा करना हो रहा है और कैसे हम उससे बच रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, पाइप ए एक टैंक को 120 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है। ये तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है पाइप ए दिया गया, पाइप ए ये कितने 120 मिनट में भरता है। वहीं पाइप बी है, वो कितने मिनट में भर रहा है, 72 मिनट में भर रहा है। सी जो खाली करने वाला है, इसको हमने माइनस से ले लिया, तो वो क्या है 48 मिनट में पूरा पाइप, पूरी जो टंकी है वो खाली कर देता है। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, अब ये नहीं कि 120 72 लिखने बैठ जाओ, हमें पता है कि इनका टेबल तो हमें पता है। तो क्या एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 120 पहुँचने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, 12 की पड़ेगी, 12 गुणा 2 24, मतलब 5 120। ठीक है, अब मुझे पता है 72 के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, तो मुझे पता है 12 छिंग 72 होता है, तो 12 तो है मेरे पास और 2 भी है, तो 12 छिंग 72 होता है। इसका मतलब मेरे पास 3 की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 3 ले लिया। देखते हुए चलना आप आराम से। 12 छः को 48 होता है, मेरे पास क्या है 12 दूनी 24 है। 48 के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे एक दो की और जरूरत पड़ेगी, कि 12 छः को 48 होता है, तो 2 तो है हमारे पास, एक दो की और जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए एफिशिएंसी कैसे, कार्य क्षमता नहीं कैसे निकालते पता, हमें पता है 120 हमारे पास है, तो 12 दूनी 24 पंजे 120 बन रहा है। यहाँ से बचा कितना, 3 दूनी 6, तो इसकी कार्य क्षमता 6 हो गई। समझ गए। ऐसे ही क्या है 72 क्या है, 12 12 तुम्हारे पास है, बाद छिंग 72, तो 3 दूनी 6 और ऐड हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, ये 5 बचा, ये 2 बचा, तो 5 दूनी 10 इसकी हो गई कार्य क्षमता। ठीक है, उसके बाद 48, तो 12 और गुणा 4, 12 4 48, बचा कितना 5 15, ये वाला बचा, तो ये 15। और हमें अगर टोटल वर्क निकालना होता है ना, अगर मैं 15 गुणा 48 में कर दूंगा या 10 का गुणा, क्योंकि ये तो दिन आ गई और ये कार्य क्षमता आ गई, इनका गुणा कर देंगे तो ये क्या हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ओके, इस टाइप के हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आप पहले सेट से जुड़े हैं तो फिर तो आपको ये दिक्कत आ ही नहीं रही होगी बिल्कुल भी। अब देखिए, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, अगर मैं 12 120 का गुणा 6 में करूँगा कितना आ गया 720। हमसे कह रहा है अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब मुझे पता है ए है 1 मिनट में 6 पानी डाल रहा है, बी है 10 डाल रहा है पानी। ठीक है, वहीं क्या है सी है वो कितना 15 निकाल दे रहा है, इसका मतलब 6 और 10 16 जा रहा है और ये 15 निकाल दे रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में एक ही जा पा रहा है पानी। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में एक ही पानी जा पा रहा है, तो अगर 720 टोटल काम कराना है तो 1 मिनट में एक होगा, तो इसका मतलब पूरा टाइम कितना लगेगा, वो टाइम हमें लग जाएगा कितना 720 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है, एक संख्या को 83 79 से विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ये पता क्वेश्चन वो वाला है, पता कौन सा, आपने अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है हमसे तो फिर आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्या है,
हमसे अगर क्वेश्चन ये कहता है कि संख्या n को अगर 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बच रहा है कितना, 16। भाई हमसे कह रहा है अगर उसी संख्या को उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो मुझे पता है क्या होता है। तो हमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि ये जो है पहले क्या कर रहा है, 52 से विभाजित कर रहा है तो शेषफल कितना बचा, 16। अगर मैं चेक करता हूँ कि 13 से ही संख्या कट रही, अगर मुझे पता लगा ये 13 संख्या कट रही, इसका मतलब है कि हमें फिर डायरेक्ट शेषफल से भाग देना पड़ेगा। तो मैंने देखा 13 से एकम 13 है, क्योंकि 13 चौक 52 से कटता है, तो 13 एकम 13 बचा कितना, 3 शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार क्या है, हमें यहाँ भी चेक करना होगा कि अगर 83 79 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा था हमारे पास, 87। फिर कह रहा है हमसे अगर 63 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो मुझे ये चेक करना है क्या संख्या ये 63 से कटेगी। और मैं तुम्हें बताऊँ 95% केस में ऐसा होता है कि संख्या कटी जाती है, क्योंकि अभी तक आपके SI में ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है कि संख्या ना कटे। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे 63 क्या होगा इसमें करेंगे, 63 एकम 63, तो 63 से 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 6 गया 2, तो हमारा जो रिमाइंडर आया या शेषफल आया वो कितना आया, 24। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक बार अगर हम फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए एक बार चेक कर लें कि हाँ ये जो है ना, ये 83 79 ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है 63 से, तो मैं क्या करूँगा, देखो 63 का रूल क्या कहता है, 63 क्या कहता है, वो संख्या 63 से कटेगी जो संख्या 9 7 और 9 से जो कटेगी संख्या वही संख्या 63 से कट जाएगी, क्योंकि 7 और 9 इसका मल्टीपल आ गया, फैक्टर आ गया इसके। तो मैं देखूंगा 9 का डिविजन रूल क्या कहता है, 9 का डिविजन रूल ये कहता है अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो मैंने देखा कितना बन रहा, 7 3 10 और 9, 7 3 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 8 कितना हो गया 27। तो हाँ 27 संख्या 9 से कटती है, इसका मतलब ये संख्या 9 से तो कट रही है। एक बार हम 7 से चेक करेंगे, तो 7 से काटने के लिए 7 एकम 7 मैंने काटा, एक बचा कितना 13, 13 बचा गया, मतलब एक बचा 13 हो गया, तो 7 एकम 7 बचा कितना 6, तो ये 63 हो गया, 7 नेम 63 बचा कितना 4, तो 7 से 49, इसका मतलब ये संख्या 7 से भी कट रही है 9 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या ये दोनों से कट रही है। दैट मीन्स है कि संख्या डिविजिबल है, तो ये तो पूरा कट ही जाना है, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो हम डायरेक्ट 63 से उसे भाग कर देंगे। अभी भी आपको ये समझ नहीं आया ना, तो फिर आपको मैं बताता हूँ। देखो जी 52 वाला 52 से आप समझिए, अगर हमने संख्या n है, n को हम क्या करते हैं, होता क्या भाज्य होता क्या, भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, n यहाँ भाज्य है, ठीक है, और प्लस का शेषफल आता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने मान लिया n संख्या है, इससे हम क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन जैसे हमसे कह रहा है 52 से भाग देने पर 16 बच रहा है, तो अगर मैं 52 से भाग दे रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ टाइम कुछ तो बार गया ही होगा, मैंने मान लिया एक बार गया, उसके बाद 16 बच रहा है। तो अगर मैं n निकालूँ तो क्या होगा, तो 52 गुणा 1, n क्या होगा 52 गुणा 1, 52 एकम 52 और प्लस का 16, तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, हमारे पास नंबर जो आ गया ये आ गया, ठीक है। अब मुझे पता अगर मैं जैसे 13 से भाग करूँगा तो मुझे पता है 13 से मैं भाग करूँगा तो ये संख्या तो 13 चौक 52 ये तो कटी रही, बचा क्या ये, तो 16/13 ही तो बच रहा है, तो 13 से कम 13 बचा कितना 3, तो ऐसे शेषफल बच जाएगा। ऐसे ही इस कंडीशन में है, तो मुझे पता है जब मैं इससे काटूंगा तो ये तो कटी जाएगी, बचेगा ये 87 बचेगा, तो 87 जब मैं भाग करूँगा तो 63 एक बार जाएगा, 24 हमारा शेष बच जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे क्या कह रहा है, 2170 वस्तु का क्रय मूल्य 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कह रहा है। अब देखिए हमसे कह रहा है 2170 वस्तुओं का जो CP है, CP मतलब क्रय मूल्य है, वो 1736 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। तो ये कुछ देखो 2170 का CP हो गया, 1736 का SP हो गया, इसके बराबर दिया गया। तो यहाँ से CP का SP से रेशियो जो आया, क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य से रेशियो आया कितना आ गया, तो आ गया 1736 2170। तो हमसे कह रहा है अगर देखो कोई वस्तु हमने 1736 में खरीदी 2170 में बेच रहा हूँ, इसका मतलब हमने प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो हम घटा लेंगे। तो हमने 2170 में से अगर 1736 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमें, तो हमें मिल रहा कितना, 10 में से 6 गया 4 बचा, और 6 में से 3 गया 3 बचा, यहाँ से 11 में से 7 गया 4 बचा। तो मुझे पता लगा 434 का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे हो रहा है प्रॉफिट, जो होता है हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा 1736 का प्रॉफिट है इंटू 100, तो 434 चौकू होता है 1736, क्योंकि 4 चौक 16 और 34 चौकू होता है 136, ठीक है। तो मैंने 4 से काटा कितना हो गया 25, तो हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है कितना बन रहा है 25%। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या दिया गया, हमसे कह रहा है, कथन कह रहा है हमसे क्या कॉलेजों में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए। तरह क्या कह रहा है, पहले तरह कह रहा है हाँ यदि ये अधिक सुशिक्षित कार्यबल और एक ऐसी जनसंख्या तैयार करता है जिसके पास बेहतर महत्वपूर्ण चिंतन कुशलता है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये अमीर लोगों के बीच होड़ में वृद्धि करेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, अमीर लोगों की होड़ में वृद्धि, इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना कि अमीर से अमीर ही बने रहेंगे। देखिए कॉलेजों में जो शिक्षण है निःशुल्क होना चाहिए, सही बात है, पहला आपका ठीक है। पता क्यों,
जैसे देखो आपने देखे होंगे गांव वगैरह में प्राइमरी स्कूल होते हैं, जूनियर स्कूल होते हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें भी ना के बराबर फीस होती है। तो बिल्कुल है, हमारे देश में अभी भी बहुत तबका ऐसा है जो बहुत गरीब है। अभी भी हमारे पास, हमारे देश के 25-30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भैया कि डेली उन्हें खाना भी नहीं मिल पा रहा है टाइम से, चीज़ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो उनके लिए बेहतर है कि अगर हमें भैया कि अगर किसी भी देश को आपको आगे बढ़ाना है तो उसकी शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, जो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस भी देती है, हमें पावर देती है, सोचने की क्षमता भी देती है, और बाद बाकी हमें सही और गलत का अंदाज़ा भी देती है कि ये क्या चीज़ सही है क्या गलत है। समझ गए? पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं होता, ये भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ गए, आपने नौकरी ले ली, आपको लगता है आप पढ़े लिखे हो। अगर आप भैया कि आप अगर सही गलत का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो तब भी आप कोई पढ़े लिखे नहीं हो। आप किसी को भैया कि किसी को आप पढ़ गए, आप पढ़ लिखे जॉब लग गई, उसके बाद भी आप किसी को सता रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, या जॉब में रह के आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो वो भी आपका कहीं शिक्षित होने का कोई वो नहीं है, ठीक है। शिक्षित होने का मतलब ये भी है कि आप अगर दूसरे का दर्द समझ रहे हो, किसी को कोई परेशानी है, दूसरे की परेशानी भी समझ रहे हैं, तो वो आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका पहला सही हो गया। क्या कह रहा है, देखिए स्क्वायर रूट आपको मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसे मान लो इसका मुझे निकालना है 2601 का, या मैंने 2601 ले लिया, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है। अब मुझे देखना है, ये बताइए किसके स्क्वायर में एक आता है। तो मुझे पता है एक, तो एक का स्क्वायर करेंगे तब एक आएगा, एक है 9 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो एक आता है कि 9 में क्या शी होता है, लास्ट का यूनिट डिजिट होता है एक होता है। उसके बाद हमें ये फोकस करना है कि हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर इसके सबसे करीबी नंबर ढूंढना है, जिसका स्क्वायर करने पर इससे ज़्यादा ना हो लेकिन कम भले रह जाए। तो मुझे पता है 25 मिला, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 हो गया। अब भाई मैं 5 का इधर भी किया। अब ये देखो, अब इसका नेक्स्ट डिजिट क्या, देखो एक होता है 5, इसके बाद क्या है 6, तो एक तो हो गया 25, एक 6 का हो गया कितना 36। अब ये संख्या 25 के करीब है या 36 के करीब है। अगर ये संख्या 36 के करीब होती तो आपका आंसर ये हो जाता। अगर ये संख्या 25 के करीब है 26, तो ये आपका आंसर ये हो गया। तो देखो 25 के करीब ही है 26, तो आपका आंसर कितना हो गया 5 51 हो गया आपका। इसका रूट जो निकला उतना 51, लेकिन 2 अंक बाद लगा है, इसका मतलब आपका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 5.1। तो 5.1 यहाँ से इसका आ गया। 289 का तो आपको पता ही है। यहाँ पे एक चीज़ और गलत है, पता क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो ये है यहाँ पे जो ये है ना, ये जो प्लस वाला है, ये यहाँ के डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो भाग 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो गया, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो कितना हो गया 1.7 प्लस। ऐसे मुझे अगर 46-24 का निकालना होगा तो 24 के देखो 24 4 किसके पीछे आता है, एक तो 4 किसके पीछे आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, एक 8 का स्क्वायर करने पर 864 होता है, 4 लास्ट डिजिट होता है। उसके बाद हमें क्या नंबर ढूंढना है, ऐसे नंबर ढूंढना है जिसके करीब हो। तो मुझे ढूंढना है 6-36, 7-49 तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कम वाला ढूंढना है, तो 6-36। अब यहाँ भी, अब ये देखिए ये 36, इसका अगला डिजिट कितना है 7-7-49, तो ये 46-49 के करीब है या 36 करीब है। तो मुझे पता लगा जो 46 है, जो 46 है ना ये 49 करीब है, इसका मतलब 49 करीब है, तो आपका ये बड़ा वाला हो जाएगा। अगर 36 करीब होता तो आपका ये छोटा वाला आंसर हो जाता, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 6.8, और 1789 का तो इसका 200 का तो है ही, डिवाइड बाई 1.7, और ये सेम इधर ही है। अगर आपको इसको मान तो इसका 2 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या हटा ऐसे 7-51 प्लस, सॉरी इंटू का चिन्ह है ना, सिंबल जो आपका है वो क्या है, इंटू है, गुणा का। तो गुणा, तो 3 गुणा और से 17 से काटा, 17 चौको 68, तो 4। तो हमारा इस जो यहाँ तक का आंसर था वो कितना आ गया 4-12 है, और प्लस में इतना है तो क्या है प्लस के 12 हो जाएगा। तो 12 कितना हो गया 24, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि बी अकेले किसी कार्य को 256 दिनों में पूरा कर सकता है तो ज्ञात कीजिए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने में पूरा करेंगे। हमसे क्या कह रहा है, ए और बी हैं, बी ए जो है ए बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर रहा है। अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए जो है ना एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, ठीक है, 3 गुना काम कर रहा है, तो इसका मतलब 3 काम कर लिया। अगर मैंने मान लिया बी एक दिन में एक कर रहा है तो ए 3 कर रहा है। हमसे क्या कह रहा है, यदि बी अकेले किसी कार्य को 256 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए बी एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है एक तो, और 256 दिन लग रहे, इसका मतलब है टोटल वर्क कितना हो गया 256 हो गया, ठीक है। हमसे कह रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने में पूरा करेंगे। तो देखो बी तो एक दिन में एक कर रहा है, लेकिन ए जो है एक दिन में 3 कर रहा है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना होंगे 4 काम कर लेंगे। भाई हमसे कह रहा है अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास 256 है, मैंने 4 से काटा इसे, तो 4 × 24,
4 चौक 16, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 64, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आसान आसान क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। ये क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है। मैंने समझा इधर चला, 2 किलोमीटर चला, उसके बाद क्या है दाएं मुड़ा, तो इधर हो गया दाएं इसका। और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब इधर नीचे जा रहा है तो उसका दाएं इधर ही होगा, तो इधर मुड़ा और कितना चला 7 किलोमीटर, तो ये 7 किलोमीटर चला। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अंत में वह उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके खड़ा है। तो इसका मतलब जब इधर खड़ा है, ये अगर उत्तर है, तो हमसे क्या कह रहा है, तो वह पहले 2 किलोमीटर की दिशा में चला था, 2 इधर चला था। अब सोचिए होता क्या है, अगर ये पूरब है तो इसका उल्टा क्या होता है पश्चिम, ये उत्तर है तो इसका उत्तर क्या, इसका उल्टा क्या होता है, मतलब अपोजिट साइड क्या होती है दक्षिण। तो अगर मैं इसको अगर उत्तर मानता हूँ, अगर मैं ये साइड उत्तर ली, तो ये क्या, ये दक्षिण हो जाएगी, मतलब इसका इधर इधर जाएगा तो ये दक्षिण हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि शुरू में 2 किलोमीटर गया तो किस साइड गया, तो दक्षिणी साइड गया, तो इसका तो 7 की साइड गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन से। उस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 75 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू कितनी दी गई 3.14। अब अर्धगोला आप सीख चुके हैं, अगर आप पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया। अर्धगोला का जो वक्र क्षेत्रफल होता है, लेटेस्ट सर्फेस एरिया होता है, या जैसे कर्व सर्फेस एरिया बोलते हैं, वो कितना होता है, वो होता है 2πr²। ठीक है, वहीं इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है 3πr²। और इसका जब आयतन की अगर बात करें, वॉल्यूम की यहाँ बात करेंगे, तो वो कितना होगा 2/3πr³। तो ये तीनों चीज़ें लिख लें आप अर्धगोले के लिए, हेमी स्फीयर है उसके लिए लिख लें। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वक्र क्षेत्रफल, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो 2πr²। तो 2 पाई की वैल्यू हमें कितनी देगी 3.14, तो 3.14 इंटू उसका त्रिज्या कितनी दी गई 75, तो r² कितना हो गया 75 इंटू 75। अगर आपने ये नोट कर लिया तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखिए मुझको ना 75 देखते ही मुझे दिमाग में एक बात आई, वो क्या आई, आप लोगों ने टच करी या नहीं करी ये बताइए। 75 में क्या होता है 25 गुणा 3 75, वही क्या है 25 गुणा 3 75। मुझे पता लगा इन सब का जो मल्टीपल हो रहा है इसमें ना 3 का गुणा इधर हो रहा है, 3 का इधर हो रहा है, इसका मतलब 3 का 9 का गुणा हो रहा है। और 9 का गुणा होने का मतलब है कि अगर 9 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब है आंसर जो आएगा ना वो भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, मतलब 9 की डिविजिबिलिटी होगा, 9 से डिवाइड हो रहा होगा वो। तो अब मुझे पता है 9 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब है 9 का डिविजिबल भी होगा। आप समझिए जैसे 18 है, तो 18 में क्या है, 18 में 9 का गुणा हो रखा है ना, अगर मैं 9 से काटूँ तो कट भी तो जाएगा, समझ रहे, उसमें एक 9 का फैक्टर है। तो 9 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबल रूल हमसे ये कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो जिसका मतलब है कि वो संख्या भी 9 से कटेगी। तो मैं यहाँ से मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ 9 का डिविजिबल रूल है, अगर भैया अगर 2 ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो फिर छोड़ ही देंगे, बट एक बार देख लेते हैं। तो मैंने देखा तो 5 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, तो ये संख्या पहली तो कट रही है 9 से, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो सकता है। अभी मैं और भी चेक करना है, अगर देखो 2 आंसर आ गए तो हम नहीं टिक मारेंगे, तो मैं देखूंगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो भी संख्या होगी उसका 9 का डिविजिबल रूल तो लगेगा, मतलब 9 से संख्या कट तो रही होगी। अब दूसरा मैंने ऑप्शन चेक करने गए तो मैंने देखा क्या 3 4 3 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। उसके बाद 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 5 21, तो ये भी 9 से नहीं कटता है, क्योंकि अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। उसके बाद 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 5 19, तो 19 भी 9 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर मिला ना, हमारे पास ऑप्शन ए मिल गया, तो इतनी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, समझ रहे। और आपको क्या लगता है कोइंसिडेंट से क्या हुआ, नहीं, एग्जामिनर भी सोचता है, वो भी चाहता है कि आप ये वाली चीज़ें लगाएं, वो भी चाहता है आप कैलकुलेशन ना करना। अब वो आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस सेट मतलब भैया प्रैक्टिस लगा गए होंगे आप। ये भैया इस टाइप की अगर आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपके दिमाग में बात टच करेगी एकदम से कि देखते कि हाँ ये भी तो हो सकता है। चलिए अगर आपको भैया अब उसका अगर सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कठिन नहीं होगा। देखो आपको बताया 75 का स्क्वायर हो रहा है, तो 70 देखो 5 जिसके बाद आएगा ना उसका स्क्वायर करने का बहुत ईजी बताइए। देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, वहीं देखो 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर कर लो आप पूरा लिख लो 5 25। उसके बाद एक है, एक से एक बढ़ा के मतलब एक का अगला डिजिट क्या होता है 2, तो 2 गुणा 1 कर दो तो कितना हो गया 2, तो 225 हो गया। भैया जैसे मुझे अगर निकालना है, भैया अगर मुझे क्या निकालना है भैया आप देखिए, अगर मुझे निकालना होता 25 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा 5 25, ये तो पूरा 25 लिख दो, और 2 के बाद एक क्या आता है 3, 3 गुणा 2 का 3 का गुणा 2 में कर देंगे 3 दूनी 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। भैया मैं देखो 35 का स्क्वायर निकालना होता है तो क्या आ गया 5 25, और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 12, तो
तो ये ऐसे 5 का स्क्वायर, जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा वो ऐसे निकाल लेंगे हम इसका स्क्वायर। तो हमें पता लगा, तो हमने देखा क्या, तो हमें यहाँ तो 75 का स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 75 गुणा 75 है, तो मुझे लगा 75 का स्क्वायर क्या है, 25, और 7 का गुणा किस में करना है, अगला डिजिट क्या है 8, 7 8 56, तो ये हो गया, और गुणा 2 गुणा 3.14, ठीक है। अब मुझे पता लगा यहाँ से, अगर 2 का गुणा मैं कर दूँ 56 12 में तो क्या होगा, 56 दूनी 112 होता है, और 25 दूनी 150, सॉरी 25 दूनी 50, तो कितना आ गया 11,250 तो आ गया, ठीक है। अब गुणा कितना करना है, 3.14। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं पहले 3 का गुणा कर लूँगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 + 0.14, कोई दिक्कत है, ये भी तो ऐड ही तरीका है। तो क्या करूँगा, पहले मैं इसका गुणा करूँगा, फिर मैं इसका ऐड कर लूँगा, दोनों को ऐड कर लूँगा। तो मैंने 3 का गुणा किया तो 0, 3 × 15 5, यहाँ से लगी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3। उसके बाद अब मुझे 14 का गुणा करना, तो प्लस किया मैंने, 14 गुणा किया 0 में तो 0, 14 × 5 = 70, 0 यहाँ से लगी 7, 14 दूनी 28, 7 कितना होता है 28 7 35, बचा कितना 3, तो 14 एकम 14 3 17, बचा कितना 1, 14 एकम 14 1 15, तो हमारे पास कितना आ गया, दशमलव आ गया 2 अंक बाद, तो कितना आ गया 1575। तो 1575 हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो हमारे पास आंसर कितना हुआ, हल्का से ऊपर कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास आंसर जो हो गया कितना हो गया 5, 7 5 12 2 हासिल लगी 1, 8 5 13 3 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 3, तो कितना आ गया 36,325। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, पहले आ रहा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, जिसका 10वां और 6वां पद 37.25 और 33.25 है, उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अब देखिए सॉल्व तो हम करेंगे इसको, लेकिन एक क्या है, एक हम ट्राई करके देखते हैं, पता क्या, देखिए सम ऑफ n नंबर होता क्या है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, वो होता है Sn, तो n/4 सॉरी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ओके। हमसे कह रहा है पहले 14 पदों का योग, तो हमें ये पता है, एक बार हम चेक करेंगे कि 14 पदों का योग का मतलब क्या है, 14/2 n आएगा, और मैं ऐसे 2 से काटूंगा तो 7 आएगा, तो मुझे पता है जो भी आंसर आएगा उसका ना 7 का मल्टीपल होगा, तो उसमें 7 का गुणा हो रखा है, जिसका मतलब वो संख्या 7 से कटेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ ऑप्शन, अगर मैं एक बार मतलब ये हमारे लिए वो है कि जैसे 2 ऑप्शन मैच करके उसके बाद तो मैं सोल्यूशन करेंगे, लेकिन एक बार 2 सेकंड के लिए चेक करने में क्या जा रहा है, तो मैंने चेक करने गया, तो पहला ऑप्शन चेक करने गया, तो मैं क्या हुआ 7 42, बचा कितना 4, 43 हो गया, 7 42 बचा कितना 1, तो 15, तो ये तो नहीं होगा, मुझे कंफर्म हो गया ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन मैं चेक करने गया, तो मैंने देखा 7 42 बचा कितना 5, तो 56 हो गया, 7 8 56 बचा कितना 5, तो ये भी नहीं हो रहा। तीसरा ऑप्शन चेक करने गए, तो हमने देखा 7 42 बचा कितना 6, तो ये हो गया 66, तो 7 63 बचा कितना 3, तो 7 बना 35, तो ये तो कटा, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन चेक करने के हम देखा क्या 7 42, तो बचा कितना भाग जाएगा नहीं, 2 बचा 0, तो 7 3 21, तो ये भी नहीं कटा। तो हमें पता लगा इसका आंसर कितना हो रहा है, इसका आंसर ये हो रहा है 48 मतलब 486.5। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, लेकिन भैया ये छोटी छोटी बातें आप ना दिमाग में रखे चलें, क्योंकि हमें पता है कि इसका 7 का गुणा हो भी सकता है, और हमसे एग्जामिनर कभी भी चाहता भी नहीं कैलकुलेशन इतनी बड़ी करें, वरना आपको देखना है तो वो देखिए क्या है, फॉर्मूला तो हमें पता लग ही गया। अब देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, जो AP होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो क्या होता है, जैसे इसका पहला पद a + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट डॉट, होता क्या, जैसे मान लो कोई श्रेणी हमने ली 2 3 5 3 8 3 11, समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर होना चाहिए, जैसे यहाँ से 3 बढ़ा है तो यहाँ भी 3 बढ़ना चाहिए, यहाँ भी 3 बढ़ना चाहिए। और देखिए अगर यहाँ से मैं जैसे माने क्या है, जैसे मैंने मान लिया तीसरा पद निकालना है, जैसे तीसरा पद यहाँ पे क्या है a + 2d, ठीक है, तो अगर मैं निकालूँ डायरेक्ट निकालूँ तो मुझे पता है a कितना, a होता है प्रथम पद, a कितना हुआ है 2, और 2d, तो d कितना है, जो अंतर है यही तो अंतर होता है, ये तो d होता है, डिफरेंट होता है, तो 2 × 3 तो कितना हो गया 6, तो 6 2 8, तो देखो यहाँ भी श्रेणी जो हमारी बन रही है तीसरा पद 8 आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ से याद करने वाली बात पता क्या है, जैसे मान लो पहला पद तो a हो गया, दूसरा पद क्या हो गया a + d, क्योंकि एक डिफरेंट जुड़ रहा है, तीसरा पद तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये अंतर जुड़ गया, एक ये अंतर जुड़ गया, तो 2d जुड़ गया। तो जब भी आपको जैसे पद निकालने, जैसे हमें 10वां पद निकालना है, तो हमें पता है अंतर 1 कम होगा हमेशा, क्योंकि अंतर तो 9 ही हुए होंगे ना 10वें पद तक के लिए। तो मुझे पता लगा अगर मुझे 10वां पद निकालना है तो 10th टर्म जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a + 9d, ठीक है। वहीं अगर हमसे कह रहा है 6वां पद बताइए, तो 6th टर्म क्या होगा, वो होगा a + 1 कम d होंगे, तो कितना होगा 5d।
तो इसकी वैल्यू हमें दी गई कितनी 37.25, इसकी कितनी हमें दी गई 33.25। यहाँ से हमने इसे सॉल्व आउट किया, तो यहाँ से अगर मैं डी निकालूँ ए तो कट ही जाएगा, माइनस माइनस ले लिया हमने, माइनस लिया यहाँ से, तो ये तो कट गया। तो 9 में से 5 गया कितना 4D, और देखो 25.00 आ ही जाना है, और 37 में से 33 गया कितना बचा 4। तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आई 4 से 4 खत्म हो गया, तो डी आ गया, डी कितना आ गया 1। तो यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंट आ गया वो क्या आ गया 1 आ गया। अगर हम डी बराबर 1 आ गया हमारा, अब मैं डी की वैल्यू किसी में भी रख दूँ, अगर मैं इसमें रख दूँ, जो क्वेश्चन ये है पहली क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन किसी में रख दूँ, अगर मैं इसमें रख रहा हूँ तो ए बराबर ए प्लस 5D तो कितना हो गया 5, और इधर कितना है 33.25। तो अगर मैं ए निकालूंगा यहाँ से तो क्या है, ये 5 इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 33 में 5 का कितना बचा 28.525। तो हमें पता है यहाँ से ए भी हमें मिल गया, ए कितना मिल गया प्रथम पद जो है वो कितना मिल गया हमें, वो मिल गया 28.25। अगर हमारे पास ये मिल गए ना फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सोल्यूशन अब कर लेंगे। अब देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो हमने देखा क्या डी हमारे पास बना गया, ए कितना आ गया, ए हमारे पास कितना आ गया 28.25। उसके बाद हमारे पास एन कितना एन है, 14 पदों का योग निकालना, तो एन 14 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2। एस एन का मतलब क्या होता है, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन नंबर, मतलब 14। अब जैसे एन क्या है, एन यहाँ पे कितना है 14 है, तो 14 पदों का योग चाहिए हमें। उसके बाद 2a, तो 2 गुणा 28.25 प्लस का एन, n-1/d होता है, n-d। फॉर्मूला लिख ही दे रहा हूँ मैं आपको, कहीं कन्फ्यूज ना हो रहे हो आप। देखिए तो ये होता है क्या 2a प्लस n-1/d, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, n कितना होता है 14/2। उसके बाद 2a 2 गुणा कितना हो गया 28/50, तो 28 दूनी होता है 56, तो 56.25 दूनी 50, ओके, प्लस n होता है कितना 14 में से 1 गया कितना बचा 13, डी कितना है 1, डिफरेंट जो हमारे पास मिल गया वो कितना 1, तो 2 से हमने काटा कितना हो गया 7। अंदर देखो 56.50 और 13 एकम 13, तो 13 में जोड़ा तो कितना हो गया 6 3 9 और 5 1 6, तो 69.50। अब अगर मैं इसको 7 में गुणा करूँगा, क्योंकि 7 का गुणा ही तो रहा है, तो मैं 7 में गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास 0, 7 पन्ना 35, 5 बचा कितना 3, 7 63 और 3 कितना हो गया 66 बचा कितना 6, 7 42 6 48, दशमलव कितने अंक बाद आएगा 2 अंक बाद आएगा, 2 अंक बाद आएगा, तो कितना हो गया 486.50। यही हमारा आंसर पहले भी हो रहा है तो अभी भी है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 9 वर्षों के लिए 23% प्रति वर्ष की दर से 21,550 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्रण होता क्या है, जो अमाउंट होता है ना एंड में जो अमाउंट बनता है, अमाउंट होता है जिसमें प्रिंसिपल, जिससे हम क्या बोलते हैं मूलधन, प्लस का क्या होता है इसमें इंटरेस्ट होता है। तो जिसमें मूलधन और प्लस का ब्याज अगर जोड़ दें, जो हमारे पास मूलधन था इसमें अगर ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्रण बन जाता है, जिससे अमाउंट बोलते हैं। तो ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं 21,550 तो मूलधन है, तो क्या है 21,550 तो मूलधन है। अगर हम इंटरेस्ट निकाल लें तो हमारा अमाउंट बन जाएगा। अब इंटरेस्ट क्या कह रहा है, देखो इंटरेस्ट कितना है हमें दिया गया है 23% प्रति वर्ष की दर से, तो 9 वर्षों में कितना हो जाएगा, अगर 23 एक वर्ष में है तो 9 वर्षों में कितना हो जाएगा परसेंटेज, तो 9 3 27 7 बचा कितना 2, 9 2 18 2 20, तो मुझे पता है 207% हमें ब्याज मिलेगा इस पर, आप समझ रहे। और देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि ब्याज भी ब्याज मिलता है, तो वो तो है नहीं, तो डायरेक्ट ब्याज ही मिलेगा, तो हमें पता है 207% मिलेगा। अब मुझे पता है जो संख्या होती है, संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर 100% कितनी है 21,550 है, तो इसका 200% कितना होगा, इसका दोगुना हो जाएगा। तो 21,550 का दोगुना जो होगा, अगर हम वो क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट में, तो देखो आप यहाँ से ध्यान समझना 100% ये खुद है, और इसका 200% मैंने यहाँ से इसे ऐसे लिख लिया मैंने 200 + 7, ठीक है। तो हमें पता है 200% तो हम ईजिली निकाल लेंगे, क्योंकि इसका दोगुना होगा, तो इसका दोगुना कितना हुआ, हम इसे डायरेक्ट 3 गुना भी तो कर सकते हैं, पता क्यों, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट अमाउंट निकालना है ना, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट के लिए देख लें भैया कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं सोचता हूँ। तो अगर इसका दोगुना निकालना है कि 200% निकालना है, 100% तो खुद में होता है, तो इसका 2% निकालने गए तो इसका दोगुना किया मैंने, कितना आ गया 0, 2 5 10 की 0, हाथ से लगे 1, 2 5 10 11, हाथ से लगे 1, 2 1 2 1 3, 2 2 4, तो हमें पास कितना आ गया 43,100। लेकिन अभी पता क्या है, ये तो हमारे पास 200% आ गया, लेकिन हमें ब्याज जो मिलेगा टोटल मिलेगा कितना मिलेगा 7%, 207%। तो अगर 21,550 का अगर मैं 7% और निकाल लें ना, तो हमारे पास टोटल ब्याज मिल जाएगा कितना है। तो हमने देखा क्या 21,550 का 7% तो हम इजीली निकाल लेंगे ना, बटे 100, तो हमने 0 से 0 खत्म किया, 7 से गुणा किया, 7 × 35 5, हाथ से लगी 3, 7 × 35 तो 3 38, बचा कितना 3, 7 × 7 3 10 की 0, हाथ से लगी 1, 7 × 14 1 15। तो हमारे पास जो ब्याज मिला 0 1 बचा, तो 10 1 अंक बाद आ जाएगा,
तो 1508 ब्याज और मिल गया हमें। तो हमारे पास कितना हो गया, जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, अगर हम ऐड करेंगे तो ये टोटल ब्याज हमारे पास आ गया 0.68051631 और 4, 44,608। अब भाई क्या, अगर इंटरेस्ट में अगर इसमें अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ दें तो हमारा वो पूरा अमाउंट बन जाता है। तो मैंने इसमें क्या प्रिंसिपल में ऐड कर दिया कितना, 44,608। तुम्हारे पास क्या आ गया, टोटल जो अमाउंट बन गया वो कितना आ गया, 6 8 5 6 5 11 से लगी 1 6 4 और 2 6 और 4 और 2 6। तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया, 66,158.6। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 6 आ रहा, 6 5 कैसे आ रहा, कुछ तो मिस्टेक की, 7/35 ही होता है ना, हम तो 5 ही है, 7% निकाल लेते हैं उसका, तो 7/35 ही होगा, 5 ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और समझ में आया, पता है इतना भी जान नहीं पालनी थी हमें। पता क्या, मुझे पता है 21,550 है, अब मुझे निकालना कितना ब्याज, इसको रफ करना है, एक मिनट डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। तो क्या है, मुझे पता है 21,550 है, मुझे पता है इसका हमें ब्याज निकालना कितना, 207%। ठीक है, तो मुझे पता है 200%, 100% से खुद में होता है, 200% ब्याज और मिलेगा, इसका तो ये 3 गुना हो ही जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका 3 का गुणा कर देंगे, तो 0 तिप्पे 15 5 यहाँ से लगे, तिप्पे 15 1 16, 3 एकम 3 1 4 3 दूनी 6। तो हमारे पास ये अमाउंट बन गया। उसके बाद हमें 7% निकालना, तो 7% हमारा कितना हो गया, 1508 हो गया था, डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, 5 तो हमने घटाया 8 5 6 5 11 यहाँ से लगी 1 4 2 6, तो 66,158.5 हमारा डायरेक्ट ऐसे निकल के आ रहा है। समझे। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म 493 लीटर, दूसरी किस्म 551 लीटर और तीसरी किस्म 609 लीटर है। समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों की विभिन्न दूध बिना मिश्रित किए भरे जा सकते हैं। हमसे कह रहा है 3 किस्म के दूध हैं, क्या है, एक तो कितना है 493 लीटर है, 551 लीटर है, 609 लीटर है। हमसे कह रहा है कि ऐसा माप ज्ञात कीजिए आप जो इन तीनों को भर दे, पूरा दूध भी भर जाए और मिक्स भी ना करना पड़े, और मतलब बोतलें बता दो आप कितनी बोतलें हुई। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन निकालते हैं SCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ताकि हमें वो अमाउंट मिल जाए कि एक ऐसी माप वाला बर्तन मिले जो इन तीनों को भर दे, पूरा भर दे, और बोतलों की संख्या अलग अलग तो होगी ऑब्वियसली। तो हमने क्या है, इसका SCF निकाला। अब देखो SCF कैसे निकालते, अब जैसे आपको क्या है 493 551 609, आपको देख के समझ में नहीं आ रहा कि किससे कटेगा। ठीक है, तो क्या होता है SCF का, क्या होता है SCF एक तरीका फैक्टर होता है। पता कैसा फैक्टर, देखिए टेबल होता है एक तरीका, ये मानो। पता कैसे, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 4 और 10 का SCF बताइए। तो अब क्या है, आप निकालने गए तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो आपने पता क्या देखा, 2 का टेबल में आ रहा है, 2 दूनी 4 भी आ रहा है और 2 पंचे 10 भी आ रहा है। तो हम डायरेक्ट पता कैसे निकालें, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब ये तो छोटी संख्या थी, तो आपने क्या 2 से काट लिया। अब क्या होता है, अगर 4 और 10 है, मुझे नहीं पता कैसे कटेगी, तो मुझे ये पता है अगर इनका जो दोनों का डिफरेंट लेंगे ना, तो इनका दोनों का डिफरेंट लिया, कितना आ गया 6। तो ये 6 वो संख्या आती है, या तो ऐसी अब खुद होगा, ये खुद होगी संख्या, या इसका कोई फैक्टर होगा। अगर मैं इसमें देखे तो इसमें फैक्टर 2 और 3 है, तो मुझे पता लगा एक फैक्टर इसका 2 भी हो सकता है। समझ रहे, क्योंकि इसमें पता है, क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसने का एक तरीका टेबल ही पढ़ा होगा, तभी वो कॉमन मिला होगा हमें। समझ रहे। तो आप देखिए यहाँ पे हमें पता लगेगा। तो हमने देखा क्या, बस ये इसमें क्या है, बड़ा टेबल है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें दोनों का हम इसमें किसी भी दो का वो निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंट। तो हमने देखा क्या, 9 में से अगर मैं 609 में से 551 घटाएंगे, क्या 9 में से 1 गया 8 और 10 में से 5 गया 5, फिर मुझे 58। अब या तो 58 हो सकता है LCM, या इसका कोई फैक्टर हो सकता है। अब देखिए पता है, अब यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, पता है कितना, अगर 58 होगा, 58 का मतलब लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 का किसी भी टेबल में विषम संख्या तो नहीं आ सकती, 1 और 5 1 और 3 तो नहीं बन सकते, तो इसका मतलब ये 58 तो नहीं हो सकता है। अब इसके फैक्टर क्या बनते हैं, इसके फैक्टर बनते हैं 2 और 29, तो आपको पता 2 भी नहीं हो सकता है, तो बचा क्या, एक ही बचा है 29। तो आपको पता यहाँ से आपको डायरेक्ट फैक्टर मिला है, वो कितना है 29 है इसका SCF। तो मुझे अगर SCF 29 मिल गया, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, 29 से काटने बैठ गया ऐसे, तो मैंने काटा 29, तो 29 से कम 29 बचा कितना 20 बचा, 203 हो गया। अब देखिए 9 के टेबल में ऐसा कौन सा आ रहा है जब 3 आ रहा है, तो 9 7 63, आपको पता लगा 7 का 9 का 7 में गुणा करूँगा तभी 3 बनेगा पीछे, तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट मिलेगा 17 हो गया। ऐसे देखिए 29 से कम 29, अब 29 से कम 29, 551 में से अगर मैंने 29 घटा दिया तो कितना बचा, 15 में से 9 गया 6 और 4 में से 2 गया 2 61। तो मुझे बताओ 2 एक किसके 9 के टेबल में आ रहा है, तो मुझे पता है 29 है, तो उसका कोई फैक्टर होगा, तो 9 में 81, तो लगभग एक बार तो जाएगा, उसके बाद 19 बार जाएगा, क्योंकि 9 में 81 तभी एक बनेगा बाद में। ठीक है,
तो ये भी चीज़ें थोड़ी टच कीजिए कि आपको डायरेक्ट मतलब अब जब आपको पता है इससे कटेगा तो फिर ये टेबल भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए 29 से कम 29, तो लेकिन यहाँ तो 2 बार चला जाएगा ना, 29 दूनी 58, बचा कितना 2, तो 29 एकम 29, ठीक है। तो हमें पास हमसे कह रहा है हमारे पास बहुत बड़ी संख्या आ गई। अब देखिए ये एक्चुअली में क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था 493 लीटर इसके पास एक किस्म का दूध है, ठीक है। 551 लीटर है और 609 लीटर है। अब हमारे पास जो माप मिली है ना 29 लीटर का, एक ऐसा हमें मिल गया बर्तन जो इसको 17 बार में भर देगा, पूरा तौल देगा, इसको 19 बार में पूरा ले तौल देगा, इसको 21 बार में कर देगा। तो हमसे पूछा ये बोतलें की संख्या क्या है, तो 17 बोतलों में पूरा भर गया, ये 19 बोतलों में भर गया, 21 बोतलों में भर गया, इनका ही हमें पूछा योग कितना होगा। तो 21 और 19 कितना हो गया 40, 40 और 17 कितना हो गया 57, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दो संख्या के बीच का अंतर है 4176। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 36 और 11 होते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, दो संख्या है हमारे पास, हमने मान ली बड़ी संख्या a माइनस बी है, इनका अंतर कितना दिया गया 4176। अभी बताइए, आप बताइए इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाली बड़ी होगी क्योंकि ये तो माइनस की है, तो ये बड़ी कैसे हो सकती है, फिर तो ये आंसर माइनस में होना चाहिए था, समझ गए। तो मैंने इसको ए को बड़ा माना और बी को मैंने छोटा माना। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, इसका मतलब ए को हम किससे विभाजित कर रहे हैं, बी से भाग दे रहे। तो क्या कह रहा है, भाग दे रहे तो क्या कह रहा है, भागफल और शेषफल क्रम से कितने आ रहे हैं 36 11 है। इसका मतलब भाग जा कितने बार रहा है 36 बार, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 11। तो हम ए अगर निकालें तो भैया भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणा भागफल, तो बी गुणा 36 और प्लस का शेषफल कितना आ गया 11। तो यहाँ से हमारे पास आ गई ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 36b प्लस के 11। अब ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देंगे तो हमारा यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो हमें पता लग गया यहाँ से। तो हमने देखा क्या, ए की वैल्यू हमने रखी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 36b प्लस के 11। तो मैंने रखा क्या 36b प्लस के 11, और माइनस का बी तो है, तो माइनस का बी मैंने ये ए की जगह पर रखा है, इसकी जगह पर रखा है ये चीज़, ठीक है। माइनस के बी बराबर कितना हो गया 4176। अब ये हमने रख लिया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास देखो 36b में से एक भी खत्म हुआ, कितना हो गया 35b। अब देखिए ये 11 जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, तो अगर 11 हम 36 में से घटाएंगे 11, तो 6 में से गया 5 और 7 में से गया कितना 6, तो हमारा कितना आ गया 4165। अगर मैंने इसे 5 से काटा, 5 तो 35, तो कितना हो गया, एक मिनट यहीं काट लें, क्या लिखने की जरूरत है। तो 5 तो 35, 5 अट्ठे 40, 5 तियो 15, 5 तियो 15, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 तियो 15, फिर यहाँ पे 15, 5 तियो 15, 7 से काटा मैंने, कितना हो गया 7 एकम 7, 13 हो गया, 7 एकम 7, तो 7 में 63। तो हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई 119। तो हमसे पता क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें मिल गया बी बराबर हमारा 119 है, और ए माइनस बी का हमें जो दोनों का अंतर दिया गया उतना कितना दिया 4176। तो इसका मतलब ए में से अगर 119 ही घटा होगा तभी तो ये बना होगा संख्या। तो अगर मैं इसमें 119 जोड़ दें, अरे आप ऐसे भी समझें, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 119, ये कितना हो गया 4176। तो 119 से जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास 9 6 कितना हो गया 15, यहाँ से लगी 1 8 1 9, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4295, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक बाल्टी में द्रव ए और बी का अनुपात 70:18 है। 140 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है और 140 लीटर मिश्रण बी में भर दिया जाता है। अब अनुपात 7:8 हो जाता है। प्रारंभ में बी की मात्रा क्या है। अब देखिए, पता है ये क्वेश्चन ध्यान से देखें आप, हमसे कह रहा है ए और बी का अनुपात स्टार्टिंग में कितना दिया गया, वो दिया गया कितना 70:18, और हमसे पूछ रहा प्रारंभ में बी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब मुझे पता है प्रारंभ बी की मात्रा का इसका मतलब है कि जो भी है 18 का मल्टीपल होगा, तो मुझे पता है इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है। 9 गुणा 18 का होता है 9 गुणा 2, तो मैं देखूंगा ये 9 से संख्या कौन सी कट रही है। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने देखा क्या 8 1 9, 9 3 12 6 18, तो पहली संख्या 9 से कट रही है, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखें 9 1 10, 10 और 3 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, ये संख्या 9 से नहीं कटती है, मतलब अंकों का योग 9 से नहीं कटा, संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो 7 1 8, 8 3 11, 11 और 6 17, तो ये भी संख्या 9 से नहीं कट रही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखा मैंने 6 3 9 2 11, तो ये संख्या भी नहीं कट रही। इसका मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर हमारे मिल गया ऑप्शन नंबर ए है। अब इस क्वेश्चन वैसे लेंथी है थोड़ा, लेकिन भैया हमने
भैया प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा डिपेंड करता है कि हमारा एग्जाम, जब एग्जाम हॉल में बैठे तो हमारा दिमाग है हमारे पास या नहीं है, समझ गए। और वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस बार बार इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जहाँ आपका दिमाग लगेगा हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए। ठीक है, तो हर बार आपको दिखाई नहीं देगा, आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो भैया कि ये चीज़ें लेके चलो। जैसे अगर 17 का दिया होता तो मैं एक बार 17, अब भैया 17 का ड्यूल टूल चेक करने में भी दिक्कत आएगी आपको, समझ गए। लेकिन मुझे पता है 9 का तो एकदम से चेक कर लेंगे। तो एग्जामिनर भी चाहता है आपसे कि क्वेश्चन पूरा आप ना करें, वो नहीं चाहता आप कैलकुलेशन करके बैठें, वो भी चाहता आप ऐसे कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बैक टू बैक कितने क्वेश्चन ऐसे आ गए जो ईजिली हो रहे थे। तो देखें अब इसका बैक एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन देखिए आप क्या है। सोल्यूशन कहता है, देखिए स्टार्टिंग का कह रहा है 17:18 में है, तो हमसे कह रहा है 140 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है। तो 140 लीटर मिश्रण जब निकाला, अब ये बताइए 140 लीटर निकालने के बाद इसका जो अनुपात है वो चेंज होगा या नहीं होगा। देखो रेशियो सेम ही रहेगा, पता क्यों, क्योंकि क्वांटिटी अलग हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी जबकि, लेकिन क्या है रेशियो है वो सेम रहेगा, मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि 140 लीटर निकाल लिया, लेकिन जो रेशियो है वो सेम रहेगा। पता कैसे रहेगा, देखो जैसे मान लो अगर 20 लीटर का रेशियो, 20 लीटर है एक द्रव, उसमें मान लो ये 2:3 के अनुपात में है, जिसमें 3 क्या है मिल्क है और 2 लीटर क्या है, सॉरी 2 अनुपात क्या है, ये है वाटर, पानी और दूध का है अनुपात। अब मैं कह रहा हूँ अब इसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो 3 2 5 5 चौक 20, इसका मतलब 3 दूनी 2 दूनी 4, ये 8 हो गया, तो चौक 12, तो 8 और 12 हो गया, ठीक है। 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो मुझे पता लगा 4 वाटर है, 12 मिल्क है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, अब मैं कह रहा हूँ इसने ना 10 लीटर निकाल लिया है, अगर 10 लीटर मैं इसका निकाल दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर निकल देखो जब इस अनुपात में मिलाए तो निकलेगा इसी अनुपात में, ऐसा तो नहीं कि दूध अलग निकल जाएगा पानी अलग निकल जाएगा, जब दोनों मिले हुए मिक्सचर हैं तो वो निकलेंगे उसी अनुपात में। ऐड आप भले अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा क्या 2:3 में हमने निकाला, 10 लीटर निकाला, तो 2 3 कितने 5, तो 5 दूनी 10, तो ये निकले में क्या 5 दूनी 10 का मतलब 2 के अनुपात में निकलेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो मुझे पता लगा 6 और 4 लीटर और 6 लीटर निकल गए। तो इसका मतलब है हमारे पास जो अमाउंट क्वांटिटी बची बाद में क्या बची, 8 में से 4 के 4 और 12 में से 6 गया 6, लेकिन इनका अगर मैं रेशियो एंड में लेंगे ना तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो जो रेशियो यहाँ पे था वही रह जाएगा, इसलिए। लेकिन हाँ क्वांटिटी कम हो गई, 10 लीटर निकल गया, लेकिन जो रेशियो बचेगा वो सेम ही बचेगा। तो भाई यहाँ पे समझिए 140 लीटर निकालने के बाद भी आपका जो रेशियो बचेगा वो सेम ही बचेगा, ठीक है। तो मुझे पता लगा यहाँ से यहाँ तक रेशियो जो था वो सेम था। उसके बाद क्या है, इसको मैं हल्का सा ऊपर बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अगर इसमें 140 लीटर बी डाल दिया जाता है तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात हो जाता है कितना 7:8, तो अनुपात कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है। अगर इसमें हम बी ऐड कर दूँ कितना 140 लीटर अगर मैं बी ऐड कर रहा हूँ तो अनुपात 7:8 हो जाता है। अब यहाँ से क्या है ये अनुपात देखिए, अब यहाँ से मैं अगर क्वांटिटी बनाऊँ, देखो अभी तक क्या है, अभी तक हम रेशियो देख रहे थे तो हमें पता है यहाँ तक रेशियो सेम आएगा ऊपर से, हालांकि जो इसकी मात्रा है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या, अगर मैं मात्रा चेक करूँ, अगर मात्रा चेक कर रहा हूँ तो देखिए एक बात बताइए, अगर जैसे कि ये दूसरी चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। जैसे क्या है, यही मान लो 20 लीटर दूध था, इसमें 10 लीटर आपने निकाल लिया तो हमारे पास 10 लीटर बचा, 10 लीटर मिश्रण बचा, तो 10 लीटर मिश्रण में हमारे पास 4 लीटर पानी बचा था और 6 लीटर दूध बचा था। अगर इसमें मैं 6 लीटर दूध डाल दूँ, या मान लो 3 लीटर में दूध डाल दिया, 10 लीटर में दूध डाल दिया, तो हमारे पास 4 लीटर पानी और दूध कितना हो गया 16। लेकिन ये रेशियो अलग हो जाएगा, लेकिन भाई बात ये कि क्वांटिटी होगी वो तो सेम ही रहेगी। ऐसा है जो दूध यहाँ पे मिल्क पानी यहाँ पे बचा था भाई पानी यहाँ भी बचेगा। तो भाई मैं कह रहा हूँ अगर पानी यहाँ पे 17 है तो पानी यहाँ पे 7 कैसे रह गया, पानी तो सेम ही है क्योंकि पानी साथ हमने डाला ही नहीं कुछ, जब हमने पानी नहीं डाला तो पानी हमारा सेम होना चाहिए। तो उसका रेशियो जब सेम होगा तो मैंने कहा कि इन दोनों को मैंने अगर सेम किया तो इसको ऊपर में 7 का गुणा कर लूँगा, इसको बराबर बनाने के लिए इसमें 17 का कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया, अगर इसको मैं रफ कर दूँ 7 7 हो गया 119। तो यही लिख रहा हूँ मैं, ऊपर में क्या कर रहे हैं हम 17 का गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर में 17 का गुणा किया हमने, सॉरी 7 का, तो क्या होगा 17 18 था तो 17 7 क्या हो गया 119, और 17 7 18 7 कितना होता है 8 7 56 126, ठीक है। वहीं क्या है 17 7 कितना हो गया 119 और 17 8 कितना हो गया 136, तो हमारे पास कितना आ गया, तो जो नई क्वांटिटी बनी वो क्या बनी हमारे पास 119 और 136। अब ये हो क्यों रहा है 126 से 136 पता क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने जो 10 लीटर है ना यूनिट, जो 10 यूनिट वो हमने बढ़ाया, बी हमने डाला, तो डाला कितना था 140, तो यहाँ से हमने देखा था ए की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई कितनी 14। अब यहीं अगर मैं, अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, लेकिन मैं यहाँ करूँगा यहाँ तक बी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो यहाँ तक ए की 14 थी तो 126 की कितनी हुई, तो 126 गुणा, तो 126 गुणा कितनी हो गई
126 गुणा 14 तो कितनी हो गई 14 6 84 बचा कितना 8 14 दूनी 28 8 कितना हो गया 36 बचा कितना 3 14 कम 14 3 17 तो ये हो गया था 1764। लेकिन ये पता कब ये जब है जब 140 न्यूटन मीटर निकालने के बाद बी यहाँ पे बचा था, लेकिन स्टार्ट में भी था तो 18 और 17 कितना हो गया 17 दूनी 34 35 तो 35 की अगर हम निकाले कितना 140 निकाला तो 35 चौकू 140 तो इसका मतलब है 18 चौकू 72 तो यहाँ पे हमारा क्या निकला था 72 तो बी निकला था और 17 चौकू 68 हमारा निकला था क्या ए, तभी तो 140 हो रहा था। तो अगर 72 यहाँ पे और ऐड करेंगे हम इसमें क्योंकि ये तो हमारे यहाँ तक था तो 72 ऐड किया हमने इसमें कितना आ गया तो 4 और 2 6 7 6 13 की 3 हासिल लगी 1 तो 1836 आएगा। ये हमारा आंसर पहले भी था तो ये हमारा आंसर बना क्या 1836 हमारा आंसर होगा। जो स्टार्टिंग में बी की मात्रा जो होगी वो कितनी होगी 1836। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है जेड एक्स एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस दो ट्रेन हैं जिनकी लंबाई 755 मीटर और 685 मीटर है। ये समांतर पटरियों पर क्रम से 149 किलोमीटर प्रति घंटा 139 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। पहली बात तो पता है क्या है, ट्रेन अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब इनकी एक चीज़ समझने वाली क्या है, इनकी जो स्पीड है वो ऐड होगी क्योंकि भैया कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है अब चाहे चाहे पहली पार करे या दूसरी पार करे पार एक साथ ही होंगी दोनों। ऐसा तो नहीं है कि ये कह दे कि मैंने तुझे पार कर लिया वो कहे नहीं मैंने तुझे भी नहीं पार कर पाया। ठीक है, तो वही बात है ना कि पार तो जब भी होंगी जब दोनों पीछे निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात है नहीं। अब बात क्या आई, अब देखिए तो हमारे पास क्या है होता है कि हमारे पास जो होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो स्पीड दी कितनी 149 और 139 तो ये दोनों ऐड हो जाएगी तो 149 139 कितनी हो गई, इनको अगर मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, तो दोनों ऐड किए तो 9 9 18 की 8 आंशिक लगी 1 तो 4 4 8 और 2 1 और 1 2 288 किलोमीटर। उसके बाद हमसे कह रहा है डिस्टेंस कितनी का, देखो डिस्टेंस क्या है, ये दोनों जैसे ये ट्रेन इधर से आ रही एक ट्रेन इधर से आ रही ये दोनों जब पार करेंगे इसका मतलब ये पार पता कब होंगी, ये पार जब होंगी जब ये वाली ट्रेन जो है ना एक तो क्या है Z1 एक है X1। अब ये X1 जब यहाँ आ जाएगी जब X1 यहाँ आ गई यहाँ पे और Z1 जब यहाँ पे आ जाएगी तब ये पार हो जाएंगी। इसका मतलब है कि इन दोनों ने अब देखो कहीं से यहाँ से स्टार्ट हुई है अब ये पार कब हो रही जब ये दोनों ने अपनी डिस्टेंस दोनों कवर कर ली, इसका मतलब इनकी डिस्टेंस जो होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा क्या तो ये दूरी जो टोटल कवर कर रही हूँ क्या है इनकी दोनों की जो डिस्टेंस है इनकी खुद की अपनी दूरी कवर करेंगे तो कितना हो गया 5 5 10 8 5 13 3 हासिल लगी 1 8 से 14 तो कितना हो गया 1430। तो टाइम कितना लगा, टाइम हमें निकालना है। अब देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको हमने मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या कर दिया 5 बटे 18 गुणा किया तो ये कितना है 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1 8 5 13 1 14 तो ये कितना है 14 है। ठीक है, अब देखिए 144 दूनी कितना होता है 288 और 5 दूनी कितना हो गया 10 तो 10 से एक जीरो खत्म हो गया तो एक्स बराबर क्या है एक्स इधर आएगा 18 ये आएगा तो एक्स बराबर कितना आ गया 18 सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विवेक ने 36,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में अर्जुन 1,08,000 रुपये के साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो अर्जुन कितने महीनों बाद उसके काम में जुड़ा था। देखो प्रॉफिट होता क्या है, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। प्रॉफिट जो डिपेंड करता है पार्टनरशिप में वो कहता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि आपने पैसा कितना लगाया कितने टाइम के लिए लगाया। अब देखो यहाँ पे क्या है विवेक ने लगाया कितना 36,000 रुपये। ठीक है, और क्या कह रहा एक व्यवसाय शुरू किया अर्जुन जुड़ा है कुछ टाइम बाद जुड़ गया अब वर्ष के अंत 1 वर्ष के अंत में इसका मतलब इसका जो पैसा लगा 12 महीने के लिए लगा। भाई क्या है ये इसका प्रॉफिट बन गया। भाई क्या कह रहा है, भाई हमसे कह रहा है बाद में अर्जुन 1,08,000 के साथ जुड़ा और यदि वर्ष के अंत में समान रूप से विभाजित किया जाता है इनका जो प्रॉफिट है ना वो बराबर है तो इसका मतलब इक्वल है। तो मैंने देखा क्या अर्जुन का कितना है, अर्जुन 1,08,000 के साथ जुड़ा 10800 और हमें नहीं पता अर्जुन कितने महीने के लिए जुड़ा तो मैंने इसका एक्स ले लिया क्योंकि इसका प्रॉफिट सेम हो गया। ये तुमसे कह रहा है प्रॉफिट जो है बराबर हो रखा है इनका। तो हमने यहाँ से निकाला तो हमने देखा क्या 3 0 से तो 3 0 खत्म हो गए और 36 यहाँ क्या हो गया 108 और 3 से मैंने काटा 30 चौक हुआ तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 4। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से पता लगे अभी आपका आंसर नहीं आ गया ना भाग के 4 लगा दो जाके। ये हमसे कह रहा है हमसे क्या पूछा अर्जुन कितने महीनों के बाद उसके साथ जुड़ा, लेकिन ये जो हमारा x निकला है ना ये क्या निकला ये हमारा टाइम निकल के आया कि इसने पैसा इन्वेस्ट कितने महीने तक किया। तो मुझे पता है इसने 4 महीने तक इन्वेस्ट किया सिर्फ,
तो इसका मतलब है टोटल 12 महीने पार्टनरशिप चली, इसका मतलब ये 8 महीने बाद आया। कितने महीने बाद आया? 8 महीने बाद। तो यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक घड़ी विक्रेता 2,12,568 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से घड़ियाँ बेचता है, हालांकि वो क्रमशः 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। अब बताइए कि जो SP होता है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, वो होता क्या है? वो जब होता है कि जब हम अंकित मूल्य पे जो मार्क प्राइस होता है, अगर उस पर मैं छूट दे दूँ तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। समझ गए? तो हमने देखा अगर मार्क प्राइस हमसे पूछा, मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो हमारा MP इससे पहली छूट हमने कितनी दी? 15% की, तो कितना हो गया? 85% में बेच रहे हैं। ठीक है, दूसरी छूट हमने दी 20% की, तो कितने? 80% में बेच रहे हैं। तो ये बेच कितने में रहे? ये जो हमारा अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? ये तो सेलिंग प्राइस हमारा बन गया। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस पे अगर हम छूट निकाल दें तो हमारा वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। भाई हमसे कह रहा है बेच कितने में रहा है? बेच रहा है कितने? 2,12,568 में। तो हमने एक जीरो से जीरो काटा, 8 से मैंने काटा क्या? 8 दूनी 16, बचा कितना? 5, 52 हो गया। तो 8 6 48, बचा कितना? 4, 45 हो गया। तो 8 दूनी 16, बचा कितना? 5, 8 6 48, बचा कितना? 4, 45 हो गया। तो 8 5 40, बचा कितना? 56। तो 8 7 56, 8 एकम 8। उसके बाद जैसे मैंने 5 से काटा तो 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, तो क्या हुआ? 17 से अगर मैं काटा इसको तो 17 एकम 17, बचा कितना? 3, और ये 6 कितना? 9, तो 17 पना 85, बचा कितना? 10। तो 10 हो कितना गया? 107 हो गया। तो 17 8 104, बचा कितना? 104, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 17 एकम 17, बचा कितना? 9 हो गया, 95 हो गया। 17 जगह 17 अपना 85, 10 हो गया। तो 10 हो गया। तो 17 8 17 7 91। ठीक है, 17 8 104। क्या कर रहा हूँ? 17 एकम 17, बचा कितना? 3 6 9 हो गया। 17 अपना 85, 10 बचा कितना? 10, तो 107 हो गया। तो 17 अपना 85, 17 छक्का 2, 102। तो हो गया इतना गया 102, बचा कितना? 5, 7 यहाँ 51। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 का गुणा करेंगे क्योंकि ये नीचे वाले थे। देखो ऐसा बचा, हमारे पास बचा कितना? हमारे पास MP इंटू 100 इंटू 2, इधर कितना ऊपर बचा कितना? 1563। तो इसमें मैंने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? 2 3 6, 2 6 12, 2 हाथ से लगे, 2 5 10, 1 0 हाथ से लगे, 1 2 एकम 2 1 3। तो कितना आ गया? 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, 2 हाथ से लगे, 2 5 10 11 हाथ से लगे, 1 2 एकम 2 3। तो 2 0 पीछे और ऐड हो गए, तो कितना हमारा आंसर आ गया? वो कितना आ गया? 21 26 00। तो क्या आ गया? 31 26 00। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे? हमें दिया गया गुरुत्व श्रेणी का योगफल दिया गया। अब देखिए n पदों का योगफल होता है। ऐसा होता क्या है? गुरुत्व श्रेणी में होता क्या है? A 1 माइनस r की पावर n अपॉन में क्या है? 1 माइनस r। एक कंडीशन है, वो क्या है? जब r हमारा 1 से छोटा हो। ठीक है, अब ये 1 से छोटा ही आ रहा है, पता कैसे? अब यहाँ से r होता क्या? r होता है सारानुपात, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो r हम यहाँ से निकालेंगे। ए तो क्या? ए होता है प्रथम पद। तो ये प्रथम पद कितना आ गया? तुम्हारे पास ए जो है, ए कितना है? ए इक्वल टू 5/3। भैया हमें आर निकालना होगा, तो आर क्या है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितना हो गया? 5/9। अपॉन में क्या आ गया? 5/3, प्रथम पद 5/3। तो मुझे पता है ये ऊपर जाएगा तो आए कितना जाएगा? इतना ही बचेगा, गुणाम चला जाएगा, तो 3/5। तो 5 से 5 खत्म, 3 से तो 1/3। तो 1/3 आ रहा है, इसका मतलब ये आर 1 से छोटा ही है। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया। और वैसे भी इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ आ गया कि 1/3 ही आएगा, क्योंकि 5 से 5 कट ही जाना और 3 3 9, 1 से कट ही जाना। तो आर कितना आ गया? आर आ गया 1/3। हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो हमने सॉल्व आउट किया, क्या आ गया हमारा आंसर? तो हमने देखा ए कितना हो गया? 5/3। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन जितने मिलेंगे। 1 माइनस आर कितना हो गया? 1/3 पावर एन। एन कितना है? एन पदों तक का पूछा गया हमसे। ठीक है, तो 1 माइनस आर, तो 1/1/3। तो 3 एकम 3 बचा कितना है? यहाँ पे 2/3 बचा। हमें नीचे अगर मैं सॉल्व किया तो 3 एकम 3, अब 3 में से गया 2, तो 2/3। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? हमारे पास यहाँ पे आ गया 2/3, 2/3। अब मुझे पता है ये ऊपर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? देखो अभी हमने देखा, तो ये 3 से 3 खत्म ही हो जाएगा, तो बचा क्या? 5/2। अब 1 माइनस 1/3 पावर एन। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? फर्स्ट। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, आप यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने ये निकाला, क्या ये वाला आप टर्म देखेंगे तो क्या देखेंगे आपने? ये 3 से 3 तो कट ही जाना है, बाद में क्या 5/2 ही बचना है। तो जब भी आपको देखने को मिले तो ये क्या, जैसे मान लो प्रथम पद मिला और ये इसी टाइम में गुरुत्व श्रेणी में दिया गया हमें, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया गया, तो मैं क्या करूँगा?
मैं डायरेक्ट पता क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट क्या करने वाला हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिर बताऊँ। तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो क्या है, 5 तो है ही, और इस 3 में से एक घटा दो, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस 1/r होता है, तो r ये 3 में हो जाएगा, और 3 में से एक गया तो 2 ही आ जाएगा, तो 3 में से एक घटाओगे तो 3 में से एक घटाने घटाया क्या आएगा 2, तो हमारा क्या आ गया 5/2। तो जिसका भी आंसर होगा 5/2 लेके चलेंगे, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, समझ गए। तो आगे जब भी देखने को मिले, ये लगभग सारे चैप्टर में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला है इस टाइप का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जूनियर ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ा लगाने की जरूरत है, इस कारण से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई 3% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए। देखो आयताकार जो होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी। अब कह रहा है इसका 3% कम हो रहा है, इसका मतलब सक्सेसिव कम हो रहा है, एक बार 3% हुआ, 3% कम हुआ, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। एक सक्सेसिव क्लास पड़ी हुई है, आपको पता लगेगा सक्सेसिव कहाँ लग सकता है। तो देखेंगे 3% कम हुआ, तो कम के मतलब माइनस का 3%, फिर माइनस का 3%, क्योंकि एल इंटू बी पे लग रहा है, ठीक है। तो प्लस का माइनस का 3 गुणा -3/100, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हल्का से ऊपर बढ़ाऊँ तो मैंने देखा क्या, 3 कितना हो गया -6, प्लस का 3×3 = 9, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 आ का मतलब 0.2 अंक बाद तो क्या आएगा 0.09, ठीक है। अगर 6 में से मैं 0.09 घटा दूंगा तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 5.91%। ये आपका आंसर हो गया, ये कमी हो गई, परसेंट में कमी आई, वो कितनी आई, वो ये आएगी। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के तहत समान राशि पर अर्जित ब्याज का अंतर 470 रुपये है। यदि ब्याज 10% की दर से है तो निवेशित राशि याद कीजिए। आसान से क्वेश्चन है, पता क्या है, हमसे कह रहा है मैं 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। मैंने मान लिया हमारे पास जो अमाउंट है ना 100 रुपये है, ठीक है, मैंने मान लिया 100 अपनी तरफ से, आप 100 मान लें 100x मान लें, कुछ भी मान लें, एक ही बात है। अब देखिए मैंने कहा कि इस पर अगर मैं 10% का ब्याज लूँगा तो पहले साल 10% ब्याज आएगा, 100 का 10% कितना होगा 10, दूसरी साल भी होगा 10%। लेकिन ये तो आपका क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है 10 पहली साल आएगा, दूसरी साल भी 10 मिलेगा, तो हमारा ऐसा ही कितना आ गया 20। भाई हमसे कह रहा है जब हम सी आई निकालेंगे तो मैं देखेंगे सी आई में पहली साल तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा पहले तो 10 आएगा, तो दूसरी साल भी 10 आएगा, लेकिन क्या है इस ब्याज में भी ब्याज मिलेगा, तो हमें 10 पे अगर 10% निकालेंगे तो हमारा ब्याज कितना होगा 1। तो हमारे ऐसा ही जो सी आई बना वो कितना होगा 21। तो हमसे यही कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत समान राशि पर अर्जित ब्याज का अंतर कितना दिया गया 470 रुपये। तो सी आई और एस आई का अंतर कितना दिया गया हमें 470 रुपये। इसका मतलब हमारे पास अंतर कितना है, हमारे पास है 1 यूनिट का, अगर इसको एक्स मानता हूँ तो एक्स मान लो कोई दिक्कत नहीं है आप, तो 20x, ये कितना होगा 21x, तो हमारे पास कितना आ गया 1x का अंतर। तो एक्स का अंतर कितना दिया गया हमें 470 रुपये। भाई हमसे कह रहा है हमने माना कितना, अमाउंट जो निवेशित राशि पूछा, निवेशित राशि वो हमने कितनी मानी थी 100x, 100 का गुणा कर देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास 4x, और ये क्या है 2 जीरो और ऐड कर दी, तुम्हारा कितना हो गया 70,000 हो गया, ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक दुकानदार 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 370 किलोग्राम चावल खरीदे, उसने कुल मात्रा का 70% 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। 65% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम दर पर बेचना चाहिए। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 140 रुपये प्रति किलोग्राम दर से इसने क्या किया 370 किलोग्राम चावल खरीदे, और कह रहा है उसने कुल मात्रा पर 70%, कुल मात्रा का 70% 210 रुपये में बेच दिया, और क्या कह रहा है पूरे समग्र रुपये क्या कर रहा है ये 65% का लाभ चाह रहा है। तो मैं इसका 65% निकाल लूँ, मैं सोचूँ ये लाभ ले कितना रहा है, तो मुझे पता है ये तो इसका अमाउंट बन गया, इस पर ये लाभ ले रहा है कितना 65% का, तो मैंने डायरेक्ट निकाला इसका 65%, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 14 से में मैंने गुणा किया, 14 7 98, बचा कितना 9, 14 तो 42, और 42 और 9 कितना हो गया 51, तो हमारे पास कितना आ गया 518। उसके बाद क्या है 65 का गुणा और करना, तो मैं 65 का तो टेबल नहीं मिल पता, लेकिन 5 और 13 का तो पता है ना, 5 का गुणा किया 5 8 40 की जीरो बचा कितना 4, 5 5 और 4 9, 5 25, तुम्हारा कितना आ गया, इसमें मैंने 13 का गुणा किया तो क्या बचा, 13 गुणा करने के बाद क्या आ गया 0, 13 निम्मा 117, बचा कितना 11, 13 पंजे 65 और 11 कितना हो गया 76, बचा कितना 7, 13 दूनी 26 और 7 कितना हो गया 26 और 7 कितना हो गया 33, 26 और 7 कितना हो गया 33, ठीक है। तो हमें पता लगा जो हमें टोटल प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 33,670 रुपये, ठीक है।
ओके, तो यहाँ से हमें पता लगा जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 33,670 रुपये। तो हमने देखा क्या, हमारा जो प्रॉफिट आया 33,670 रुपये। ओके, लेकिन हमसे पता कंडीशन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है पहली कंडीशन क्या कह रहा है, वो कुल मात्रा का 70%। इसका मतलब कुल मात्रा थी कितनी, 370 किलोग्राम। इसका 70% हो गया कितना, 370 का 70% करूँगा तो 0 खत्म ही हो जाएगा। जैसे ऐसे किया, 370 का 70% हमने निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म ही हो जाना। बचा कितना, 7 7 49 की 9, बचा कितना 4 7 21 और 4 25। तो 259 किलोग्राम है। तो वो क्या कर रहा है, 259 किलोग्राम को 210 रुपये में बेच रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यहीं पे है, देखो, वरना तो आप क्या है लेंथी करते फिरो। मुझे पता लगा 259 किलोग्राम को ये 210 रुपये में बेच रहा है। अब जबकि ये खरीद के कितने लाया, 140 रुपये में। इसका मतलब है 259 किलोग्राम पे ये प्रॉफिट कितना मार रहा है, 140 में खरीद के लाया और 210 में बेच रहा है प्रति किलोग्राम। जैसे इसका मतलब है प्रति किलोग्राम ये प्रॉफिट जो ले रहा है वो कितने रुपये, 70 रुपये ले रहा है, क्योंकि 60 तो ये 10 ये 70 रुपये ले रहा है। इसका मतलब हमें पता लगा यहाँ से जो प्रॉफिट इसने लिया वो कितना, 63 की 3 बचा कितना 6, 7 पना 35 और 6 कितना हो गया 41, बचा कितना 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो मुझे पता लग गया 18,130 रुपये तो इसने यहाँ से ही प्रॉफिट ले लिया। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है इतना प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद क्या कह रहा है 65% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा मैं किस रुपये में बेचना चाहिए। अब मुझे पता है शेष मात्रा अगर मुझे रुपये निकालना है तो क्या है, शेष मात्रा बचा कितना 30%, 70 तो ले लिया, बचा 30%। तो 37 का 30% कितना हो गया, 37 गुणा 3। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ अब प्रॉफिट अभी बचा कितना, हमें कितना और लेना है। तो हमने देखा क्या, 0, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 13 में से 8 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। तो हमारे पास 15,540 रुपये अभी बचा है जो प्रॉफिट और लेना है। लेकिन ये बचे कितने मिलेगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट इससे मिलेगा कितने, बचा कितना है 370 का 30%। तो 370 का 30% कितना हो गया, 37 गुणा 3, क्योंकि 0 से 0 कट ही जाना है। तो मैंने 3 से काटा, 3 से 15, 3 एकम 3, बचा कितना 3, 2 बचा 3 8 24। तो मुझे पता लगा कितना आ गया 51 80 बटे 37। तो 37 एकम 37 बचा कितना, 37 एकम 37 बचा कितना 3 3 तो ये हो गया और 11 3 14, तो कितना हो गया 148। तो 148 तो 7 चौकू 28, तो ये आपका कितना होगा 4 बार गया तो कितना हो गया 140। तो मुझे पता लगा यहाँ से 140 रुपये ऐसे प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। जो 37 किलोग्राम बचा है ना, इस पे ऐसे कितना मिलेगा 140 रुपये प्रॉफिट। तो अब पता क्या है, अब ये 140 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन क्या है इसने क्या किया 140 रुपये में ये खरीद के लाया, समझ रहे, और 140 प्रॉफिट ले रहा है। इसका मतलब ये बेच कितने में रहा है, तो हमसे पूछ रहा है लास्ट में जो बेच रहा है शेष मात्रा कितने बेच रही है। इसका मतलब 280 में बेच रहा है, 140 और प्लस का 140, तो कितना हो गया आपका 280। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें दिए गए आंकड़े दिया गया, क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कंपनी सी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या दिया गया हमें, देखो कंपनी सी का है, सी का ये ग्राफ है, इसमें हम क्या दिया गया हमें दिया गया एक तो इन्वेस्टमेंट 3.2 का इन्वेस्टमेंट किया इसने, ठीक है, टर्नओवर कितना हुआ 6.4 का, और इसका लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3.2 का। तो हमसे जो प्रॉफिट होता है वो क्या इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने, निवेश कितना किया। तो उसने क्या किया, निवेश किया 3.2 का, और प्रॉफिट इसे कितना हो रहा है 3.2 का ही हो रहा है। शायद आपको दिखने में दिक्कत है लेकिन ये लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू 100। तो मुझे पता लगा डायरेक्ट ये चीज़ कट गया कितना हुआ 100% का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे आपको देख के समझ आ गया 3.2 का अगर इन्वेस्टमेंट किया उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 100% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 4 कंपनियों में से किसने, मतलब किसमें किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है। तो लाभ अनुपात उसका सबसे अधिक होगा, पता किसका, जिसका इन्वेस्टमेंट कम होगा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब देखो जहाँ कंपनी स्टार्टिंग बात करें जी, पहले डी कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट कितना किया 4.8 का और प्रॉफिट कितना हुआ 4.8 का, इसका मतलब इसे 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वहीं क्या है कंपनी सी है, इसने क्या किया अभी देख चुके हम, इसका 3.2 इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट भी 3.2 का है, इसका मतलब 100% का इसका भी है। वहीं कंपनी बी क्या कर रही है 4.6 तो इन्वेस्ट कर रही है और 9.2 का ऐसे प्रॉफिट हो, इसका मतलब दोगुना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है भी 200% हो गया। वहीं कंपनी ए है वो क्या कर रही है 2.5 तो इन्वेस्ट कर रही है और प्रॉफिट इसका कितना पता कितना 12.5, तो समझ रहे 12.5 इसका प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट कितना किया 2.5 इंटू 100, तो 25 पंजे 125 होता है, 10 10 उड़ ही जाता है। तो इसका मतलब इसे जो प्रॉफिट मिला कितना 500%, तो इसका मतलब हमारी जो प्रॉफिट बन रही है वो कंपनी ए कर रही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है दिए गए वर्षों में फैक्ट्री आर में कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, और लगभग में पूछ रहा है। ठीक है,
तो क्या है आर में है कितने, देखो आर है कौन सा वाला, ये वाला जो ब्लू वाला है, तो कितने 38, उसके बाद कितना है 42, उसके बाद कितना है 25, उसके बाद कितना है 34, उसके बाद कितना है 48, उसके बाद कितना है 52। तो ये हम ऐड कर लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे एवरेज। तो कितना हो गया 3842, कितना हो गया 80, 80, इधर 48 और 52 कितना हो गया 100। तो 80 और 100 कितना हो गया 180, ठीक है 180 और प्लस का कितना हो गया 25 और 34 कितना हो गया 5 और 9 और 3 2 5, तो कितना आ गया 9, 8 5 13 3 हासिल लगी 239। तो हमसे कह रहा है इसका एवरेज बताइए। तो 239 को अगर मैं 6 से भाग करूँगा, क्योंकि 6 साल हैं 1 2 3, तो इसका मतलब 6 से भाग किया हमने तो 6 6 24, अगर 240 होता है ना तो 4 से कट जाता है, इसका मतलब है 40। तो ये 40 के अप्रोक्स आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वर्षों में फैक्ट्री क्यू में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्यू में, तो क्यू का निकाल लेंगे। तो क्यू का है कितना, देखो 52 55, उसके बाद यहाँ पे कितना है 39 48 60 65, तो सबको ऐड कर लें। तो हमने ऐड किया 52 और 55 कितना हो गया 107, ठीक है। उसके बाद 48, ये 60 और 65 कितना हो गया 6 दूनी 12 120 125। उसके बाद 48 और 39 हमने ऐड और कर लिया, तो कितना आ गया हमारा 7 5 12 12 8 20, 20 और 9 कितना हो गया 29, बचा कितना 2, तो 2 2 4 4 8 8 3 11 हासिल लगी 1, तो 319, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया कि इसको अगर ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए INTERFERENCE, इंटरफ्रेंच को क्या लिखा हमने TNTNIFERERECN। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पता क्या है, यहाँ पे क्या है कि टी है, तो क्या हो रहा है ये पलट जा रहा है, देखो TNI, तो TNI इधर हो गया उल्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 3 अक्षर भी क्या है, तो क्या है ECN, तो ये पीछे से ऐसे आ गए ECN, ठीक है। बीच में क्या कर रहा है, बीच में क्या कर रहा है देखेंगे तो FER, तो FER, ठीक है। उसके बाद क्या है EE, उसके बाद R, तो EER। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर हमने देखा तो संख्या क्या बनेगी, पहले तो ये 3 ऊपर वाले पीछे वाले पलट जाएंगे ऊपर वाले, तो क्या हो गया CSO, ठीक है। तो CSO हो गया, लास्ट की 3 उल्टे हो रहे तो कितने हो जाएगा SNO, तो SNO जैसे हुआ तो मुझे पता लगा 2 ऑप्शन खत्म हो गए। उसके बाद क्या बचा, अब देखिए ये 3 अक्षर बचे IILL, तो क्या होगा पहले L आएगा फिर I फिर L, तो LIL, तो LIL, ठीक है सब में मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास जो आया वो क्या आएगा I आएगा फिर A फिर T, तो IAT, तो IAT, तो किस में होगा IAT, तो IAT है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे IAT नहीं है ना, यहाँ LAT है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ये लास्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है वर्ष 1733 का कैलेंडर किसके समान होगा। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, वो क्या है, अगर लीप ईयर है तो उसका जो कैलेंडर रिपीट होता है वो कितने बाद होता है 28 साल बाद। भाई नॉन लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर होता है 11 साल बाद होता है। लेकिन क्या होगा अगर लीप ईयर की अगली साल है, लीप ईयर +1 है, तो इसका जो कैलेंडर रिपीट होता है वो कितना होता है 6 साल बाद। अब जैसे ये देखेंगे इसके 1 साल पीछे क्या है 1732, तो हम चेक करेंगे वो लीप ईयर है, तो मैंने देखा कि हाँ 32 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो इसका मतलब जो इसका जो कैलेंडर होगा 1733 का, इसका रिपीट कैलेंडर होगा तो 1733 प्लस का 6, तो कितना हो गया 1739। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक्सपेरिमेंट को, मतलब ये सीरीज दी गई इसमें पिछला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो पता क्या पाएंगे। हमने देखा क्या कि P इसमें क्या कर रहा है, इसमें शुरू के 2 अक्षर गायब कर रहा है और लास्ट के 2 अक्षर गायब कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फिर एक है ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या गया, इसने एक बढ़ा दिया, एक एक्स जोड़ दिया एक्स्ट्रा, इधर पीछे एन जोड़ दिया, देखो ये वाला एन जोड़ दिया, ये वाला एक्स जोड़ दिया। फिर क्या करा, फिर 2 गायब कर लिए इसने। तो अब हमारे पास बचा क्या ERIM, तो एक एक बढ़ाएगा, तो ई के पहले क्या आता है, ई के पहले क्या है P, तो इसमें P बढ़ा दिया, और इसमें M के बाद क्या है E, तो E बढ़ा दिया, तो PERIME, यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है FOAM को क्या लिखता है, इनका हम डायरेक्ट वही लिखें। देखो F कितने अक्षर पे होती है, F होता है कितने पे 6 पे, M कितने पे होता है, M होता है O कितने पे होता है 15, A कितने पे 1 पे, M कितने पे होता है 13 पे।
उसको क्या लिख रहा है HQCO, तो H होता है कितने पे 8 पे, Q कितने पे होता है 17 पे, C कितने पे होता है 3 पे, O कितने पे होता है 15 पे। तो हमने देखा क्या हो क्या रहा है, 6 2 8, 15 2 17, 1 2 3, 13 और 2 15, तो इसका 2 2 2 ऐड हो रहे हैं। तो देखो क्या है 22, 22 में 2 जोड़ा कितना हो गया 24 X, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 पे क्या आता है Q, T में 2 जोड़ा कितना हो गया 22, तो 22 पे क्या आता है V, तो 22 पे क्या है B, E में 2 जोड़ा E, 5 2 हो गया कितना 7, तो क्या है G। तो XQBG किस में है, XQBG ऑप्शन नंबर C। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है, ABC कंपनी में वर्तमान में रिक्त पदों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस क्या निकाला, बानू जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है ABC कंपनी के पद के आवेदन कर सकता है। जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात हो रही तो ये बानू क्यों कर लेगा, तो कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, ABC एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुतायत में भर्ती करती है, ऐसी कोई बात नहीं कहेगी। उसमें क्या है, रिक्त पदों की आवश्यकता है इसलिए उसने आवेदन दिए हैं, तो ये दोनों गलत हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, ना तो 1 ना ही 2, तो आपका D सॉल्व होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कौन सा उपयुक्त होगा। आप देखिए मुझे पता है इक्वल कर रहा है, इक्वल करने का मतलब है, इसका मतलब है कि बराबर में 4 तो आए नहीं है, तो हमने आगे वाले सॉल्व किया। अगर मैं 76 गुणा 76 प्लस कर दिया कितना हो गया 70 प्लस 76, और गुणा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखें 70 गुणा 6 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या ये हो सकता है, मैं देखता हूँ क्या 70 माइनस का 6 गुणा 11 है, तो कितना हो गया 4, क्योंकि हमें पता है इक्वल टू में तो 4 रखे ही है, तो 11 छिंग 66, तो 70 में से 66 गए, तो कितना बचा हमारे पास 4, तो इसका मतलब ये हमारा सही हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहे हैं, इसका थोड़ा ना ऑप्शन गड़बड़ है कुछ, इसमें ना एक ऑप्शन यहाँ पे है शायद, ये है शायद यहाँ पे, ये डिवाइड बाई है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे ये सही किया तो यही आंसर भी होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन 12, अगर मैं लास्ट पीछे से सॉल्व कर रहे तो 12 प्लस का 108 डिवाइड बाई 6 बराबर 8 गुणा 4 माइनस 2, तो कितना हो गया, 6 से काटा 6 कम 6, 6 8 48, तो 12 8 कितना हो गया 30, और 8 चौक 32 माइनस 2 कितना हो गया 30, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे भी आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं ये इधर कितना कम बन रहा है। अगर यहाँ पे मुझे एक भाग वाला तो चाहिए, क्योंकि पता है प्लस प्लस ऐड भी करेंगे तो कितना हो गया 12 और 8 120 126 हो गया, तो ये 126 कैसे भी नहीं बन रहा, गुणा करने तब भी नहीं बनेगा ये, समझ रहे। तो बस इसलिए ऐसा ऑप्शन देखो, ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो मुझे पता है एक ही ऑप्शन है वो हमारा D है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कथन क्या दिया गया, सभी मेज कुर्सियाँ हैं, कोई स्टूल कुर्सी नहीं है। तो कुछ मेज स्टूल हो सकते हैं, कुछ मेज स्टूल हो सकते हैं, मेज और कुर्सी स्टूल का दो, देखो अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इन दोनों से एक निगेटिव सेंटेंस बन सकता है, लेकिन कभी पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो इसका मतलब पहला तो नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई मेज स्टूल नहीं है, तो कोई मेज स्टूल नहीं है, तो कुछ कुर्सियाँ हैं कोई मेज स्टूल नहीं, दूसरा सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, तो पहला गलत हो गया, आपसे आंसर 2 कर रहा है। क्या कह रहा है, कुछ छात्र शिक्षक हैं, सभी शिक्षक व्याख्याता हैं, कुछ व्याख्याता वृत्तिक हैं। तो कुछ छात्र व्याख्याता हो सकते हैं, कुछ छात्र व्याख्याता हो सकते, सही है, क्योंकि देखो इन दोनों का मैच हो जाएगा शिक्षक शिक्षक में, तो कुछ छात्र हैं, दो स्टेटमेंट बन के एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। उसमें कह रहा है कुछ वृत्तिक शिक्षक हैं, कुछ वृत्तिक शिक्षक हैं, तो कुछ वृत्तिक शिक्षक के लिए यहाँ पर पहुँचने के लिए व्याख्याता का सभी होना जरूरी था, तो ये नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, हमसे कह रहा है इसको क्या पुनर्व्यवस्थित कीजिए और इसके समान अर्थ वाले इसका मतलब सिनोनियम बताइए। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया कि जब भी आपको ऐसा वर्ड देखने को मिले तो आप ना ऑप्शन देखें, और ऑप्शन में जहाँ तक है 95% केस में क्या होगा कि आपको 3 सिनोनियम दिए हुए, इसका एक एंटोनियम मिलेगा, या 3 एंटोनियम दिए हुए एक सिनोनियम मिलेगा, ठीक है। तो आप देखें रिबिल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब रिबिल्ड मतलब कोई चीज़ खराब होगी उसको दोबारा सुधारना। रूइन मान क्या होता है, रूइन मान होता है बर्बाद करना, ठीक है। भाई रिपेयर मान में क्या होता है, ठीक करना ही होता है। राइज मान में क्या होता है, राइज करना मतलब होता है अपने आप को ऊपर उठाना, या मतलब कोई चीज़ है आप उससे अच्छा करना, ठीक है। तो मुझे पता है अब ये 3 एक तरीके के हैं, एक ही अलग है, तो मुझे पता है यही आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा रूइन। वैसे भी इससे जो बर्ड बना है ना वो क्या बना, डेस्ट्रॉय बनाया है, DSTROY, ठीक है। तो भैया कि कभी कभार मतलब भैया इतनी बुकें अच्छी भी नहीं होगी कि आप ये बात समझ लें एक बार में, बट आप भैया आप बना लेते फिर तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दिमाग में रख के चलें। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, सीरीज बन रही है क्या M13 F6 O15 E5, तो आप समझ रहे क्या है, ये इनकी ना जो वैल्यू अल्फ़ाबेट वैल्यू है ना वही रखी हुई है। तो M13 नंबर पर होता है अल्फ़ाबेट में, F6 नंबर पर होता है, O15 नंबर पर होता है, E5 नंबर पर, 22 नंबर पर क्या होता है, 22 नंबर पर होता है B, ये वन आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। इसी साथ आपकी सारी स्लाइडें खत्म हो गई, और उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अगर क्लास अच्छी लगी तो भैया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें,
और ये क्लास की आपको PDF ना हमारे टेलीग्राम चैनल है जो मैथ्स विद यादव, उस पर आपको दी जा रही है, और उसको हम ना कमेंट बॉक्स में पिन करा देते हैं, तो आप वहाँ से अगर सीधा आप ले लें जाके। मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।